स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, यदि आप लोग LT ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज से हम इस वीडियो का पहला सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो अभी आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से यहाँ पर हिंदी के जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि पहला टॉपिक देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल, रामाशंकर शुक्ल, रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्राय सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के जो लोक कवि हैं वो कौन थे। यानी कि ये लोग पूछ रहे हैं कि हिंदी के जो लोक कवि हैं वो कौन थे। तो इन सभी के अनुसार जो प्रथम लोक कवि माने जाते हैं वो घाघ को मानते हैं। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामाशंकर शुक्ल, रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्राय सभी ने घाघ को लोक कवि माना है। और यहाँ नोट में लिखा है, देखते हैं इसको। हिंदी साहित्य के इतिहास में घाघ के संबंध में थोड़ा बहुत उल्लेख शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर में इनका उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबू गुलाब राय की रचना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि बाबू गुलाब राय की रचना कौन सा है। तो बाबू गुलाब राय की जो रचना है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय की रचना है। यहाँ पर इसका जो एक्सप्लेनेशन उसको देख लेते हैं। बाबू गुलाब राय द्वारा रचित हिंदी साहित्य का जो सुबोध इतिहास है एक आलोचनात्मक कृति है। कैसी कृति है? आलोचनात्मक कृति। यह सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के विकास को विभिन्न कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है। इसमें पूछ रहा क्वेश्चन कि साहित्य की जो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है वो कौन सी है। तो इसमें था क्वेश्चन दिया है कालानुक्रमिक पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है वो विधेयवादी पद्धति है। देखते हैं इसका। विधेयवादी पद्धति यह साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। इस विधि के जो जनक थे वो फ्रांसीसी विद्वान तेन माने जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस विधि के जो जनक माने जाते हैं वो फ्रांसीसी विद्वान तेन माने जाते हैं। इस विधि में साहित्य की जो प्रवृत्तियाँ होती है उसकी विवेचना और विश्लेषण योग्य पद्धतियों को संदर्भित किया जाता है। कालानुक्रमिक पद्धति में इस पद्धति में रचनाकारों का परिचय उनके जन्म वर्णानुसार दिया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथों में इस विधि का प्रयोग किया है। वर्णानुक्रम पद्धति, इस पद्धति में रचनाओं का परिचय उनके नाम के वर्ण क्रमानुसार दिया जाता है। यह साहित्य इतिहास की लेखन की सर्वाधिक दोष प्रणाली मानी जाती है। वर्णानुक्रम पद्धति को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सर्वाधिक दोषपूर्ण पद्धति मानी जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद कौन सा है। इसमें पूछ रहा है अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। तो इसमें है दोहा। अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद दोहा है। अपभ्रंश को दोहा बंध भी कहा जाता है। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप कौन सा है। तो इसमें जो है मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है वो अपभ्रंश है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप अपभ्रंश है। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य की रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा थी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है जो प्राकृतिक और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। अगला पॉइंट देखते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस एक प्रकृति का प्रयोग किया है। तो अशोक के जो सभी अभिलेखों में है वो मागधी का उन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ पर देखते हैं अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से जो प्रयोग किया है वो प्राकृतिक यानी मागधी भाषा में लिखे गए हैं। इनकी लिपि ब्राह्मी व खरुष्टी है। मध्यकालीन भाषाओं को संयुक्त रूप से प्राकृतिक भाषा कहा जाता है, जिसमें से मागधी भाषा अधिकतर शिलालेखों की मुख्य भाषा है।
सौर सैन्य अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो सौर सैन्य से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। और यहाँ पर और भी देख लेते हैं, इसमें जो है कि मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान से जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर आदि। मेवाती उत्तरी राजस्थान में दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर आदि। ढूंढाड़ी या जयपुरी पूर्वी राजस्थान में जयपुर, अजमेर और किशनगढ़ आदि। मालवी दक्षिणी राजस्थान में उज्जैन, इंदौर, नीमच, देवास, रतलाम आदि हैं। देखते हैं, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम निम्नलिखित कथन को किसने कहा है? तो इस कथन को कहने वाले जो थे आचार्य हेमचंद्र जी थे। प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम कथन आचार्य हेमचंद्र जी का है। आचार्य हेमचंद्र एक महान गुरु एवं समाज सुधारक, धर्माचार्य, गणितज्ञ और मनीषी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादित निम्न में से कौन है? मतलब यहाँ पूछ रहा है कि अपभ्रंश साहित्य का जो पहला संपादन था वो किसने किया था? तो किए थे डॉक्टर रिचर्ड पिसेल ने। ये इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश साहित्य का पहला जो संपादन किया था वो डॉक्टर रिचर्ड पिसेल ने किया था। और यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया, उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर रचनाकार दिया है और रचना दिया है। डॉक्टर ग्रियर्सन, हिंदी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। डॉक्टर नामवर सिंह, छायावाद इतिहास और आलोचना, आलोचक के मुख्य से इत्यादि। डॉक्टर हरदेव बाहरी, राजभाषा, शब्द, रोष, प्रसाद, काव्य रचना, हिंदी साहित्य की रूपरेखा आदि हैं। इसमें से जो डॉक्टर ग्रियर्सन की जो रचना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य काल का विभाजन नहीं है? तो हिंदी साहित्य काल में आधुनिक काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, लेकिन संयुक्त काल का कोई विभाजन नहीं है। यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो है विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। आदिकाल को इन्होंने 1050 से 1350 माना है। भक्ति काल को 1375 संवत से 1700 माना है। रीति काल को 1700 संवत से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक माना गया है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? वो पूछ रहे हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। और ये 4 कालखंड जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? यहाँ वो पूछ रहा है हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक है कौन है? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और भी महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जो है हिंदी साहित्य के इतिहास है, चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितनी भी कविता रचनाएं उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। इनकी रचनाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इनकी रचनाओं को ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट में देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो है रचना अंजलि है, अभिशाप, निषेध, जौहर, चित्तौड़, पिता आदि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी में हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, ये जितनी भी यहाँ पर रचना है इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रामविलास शर्मा जी का देख लेते हैं, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज, भाषा, साहित्य और संस्कृति है। ठीक है, अगला पॉइंट में देखते हैं, आदिकाल का संभावित समारंभ कौन सा माना गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1375 विक्रम संवत को माना है और ज़्यादातर इन्हीं की मान्यताओं को मान्यता मिला है। अब देख लेते हैं, आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है जो 1050 से 1375 माना है। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा है जो 1375 से 1700 माना है। और रीति काल को उत्तर मध्यकाल माना है जो 1700 से 1900 माना है। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दिया है इन्होंने 1984 माना है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने माना है? तो
भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने माना है। ठीक है, इनका देख लेते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा है, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। यानी कि देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना गया है। अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि पूर्व मध्यकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 से 1700 विक्रम संवत माना है। ठीक है, आगे देखते हैं, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्व मध्यकाल को अभी हमने ऊपर बताया आपको कि किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का जो सर्वोत्तम प्रयास है वो किसने किया था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था वो डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। ये डॉक्टर जो ग्रियर्सन थे वो ब्रिटिश नौकरशाही तथा बहुभाषाविद थे। वे बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी तथा नागरिक पचाड़ी सभा के सदस्य। इन्होंने हिंदी भाषा साहित्य में अनेक कार्य किए हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजोपन काल नाम किसने दिया था। तो ये दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। यहाँ पे हिंदी साहित्य काल के प्रमुख कालखंडों के नाम दिए गए और उनका विद्वान जिन्होंने नाम दिया उसको देखिए, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल कहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल कहते हैं। रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा था। तो रीति काल को श्रृंगार काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। इनके जो प्रमुख रचनाएं थे, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का सामयिक इतिहास, काव्यांग कौमुदी, सत्य हरिश्चंद्र इत्यादि था। किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद था। किशोरी लाल गुप्त की जो पुस्तक थी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, उन्होंने किस पुस्तक का अनुवाद किया था। तो देख लेते हैं, यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके जो लेखक थे इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। किशोरी लाल गुप्त की जो पुस्तक थी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, पुस्तक था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो उन्होंने अनुवाद किया। इसके जो लेखक थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। इनकी अन्य रचना थी सूरसागर की टीका जो 4 खंडों में थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा था। तो ये जो कहने वाले थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहा है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि जो कि निबंध है, सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी, ये तीनों आलोचना है। ठीक है, आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। यानी कि जो भक्ति आंदोलन था उसको किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। उन्होंने भक्ति आंदोलन के प्रारंभ को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। अगला पॉइंट में देखते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास के जो लेखक है उस गारसा द ताशी को माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो प्रथम प्रयास किया था वो गारसा द ताशी ने किया था। ये जो थे फ्रांस के विद्वान थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किया था। इनकी पुस्तक जो थी इस्तबार द ला लिटरेतुर ए हिंदुस्तान है। इनके
गार्सा द तासी का जो पुस्तक है और ये जो उनके पुस्तक का नाम है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य के इतिहास में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक में डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एक प्रसिद्ध नाटककार, एकांकीकार के रूप में माना जाता है। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं एकलव्य, रेशमी टाई, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, पृथ्वीराज की आंखें, जौहर, देवदान आदि। ठीक है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, यह कथन किसका है? यानी पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्ञान राशि के जो संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, यह कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। इनके अतुलनीय योगदान के कारण से इनका नाम आधुनिक हिंदी साहित्य का नाम द्विवेदी युग, जो कि 1920 पड़ा। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचना की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है ये किस आलोचक की कृति है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये प्रसिद्ध हिंदी निबंधकार, आलोचक एवं उपन्यासकार थे। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, सहज साधना आदि हैं। अगला पॉइंट में देखते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पना भूति अनुभूति है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह उक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। इसको आप इस पॉइंट को आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति जो है जयशंकर प्रसाद का कथन है। अज्ञे यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो प्रयोगवादी कवि हैं तथा इन्हें नई कविता के जनक के रूप में भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला छायावाद के 4 स्तंभों में गिने जाते हैं। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? श्रद्धा एवं प्रेम के योग का जो नाम है वह ही भक्ति है। यह किसने कहा था? तो यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल का नाम दिया था? तो ये तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें देख लेते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। नामकरण और विद्वान है। वीर आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल को चारण काल, संधि काल राम कुमार वर्मा ने कहा था। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? तो गार्सा द तासी जो थे, इन्होंने इतिहासकार के जो कवि थे उनके क्रम को वर्ण क्रम में रखा है। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक थी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रिप्स ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एक स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पुस्तक लिखा है। और गार्सा द तासी की जो पुस्तक थी इस्तवार द लाल लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी थी। इसी पुस्तक में उन्होंने कवियों का जो क्रम है उसको वर्णन क्रम में रखा है। किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। और इस आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? आधुनिक काल हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो सामान्यतः कब से माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह 1900 ईस्वी से माना जाता है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है, इसको देख लेते हैं। आधुनिक काल को पुनः 4 युगों में विभक्त किया गया है, जिसमें है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। कल के वीडियो में हम लोग आधी कल देखेंगे। तब तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।